नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम में हम हर दिन कोई नए हेल्थ टॉपिक पर बात करते हैं ताकि आप सबको अवेयर करें, सो दैट आप आपकी फैमिली का और अपना बेहतर ख्याल रख सकें। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हेल्थ इश्यू पर जो अक्सर चुपचाप डेवलप होता है, लेकिन अगर वक्त पर पहचाना ना जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। ब्रेन एन्यूरिज्म्स और उनके लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस। कई बार इसके सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर नहीं होते और कई लोगों को इसका पता तब चलता है जब सिचुएशन सीरियस हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज मेडिकल साइंस में नए और एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जो टाइमली डायग्नोसिस के साथ पेशेंट को बेहतर और सेफ रिकवरी का मौका देते हैं। इस अहम मौजू पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद हैदराबाद की सीनियर इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा जोशी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। तो सबसे पहले हम शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि ब्रेन एन्यूरिज्म्स होते क्या हैं, यानी कैसे डेवलप होते हैं। तो ब्रेन एन्यूरिज्म एसेंशियली एक हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, खून की नसें होती है जिनके अंदर हमारा खून लगातार बहता रहता है और वो खून बहुत ही हाई प्रेशर के साथ बहता है। हमारा हार्ट उस खून को लगातार पंप कर रहा है, तो उस प्रेशर की वजह से हार्ट जो है वो सारे ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचा पाता है। बट जिसको हम ब्लड प्रेशर के चेक करके हम लोग चेक भी करते हैं। जो खून की नसें होती है या ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कई बार कुछ वीक पॉइंट बन जाते हैं, कुछ बल्जिंग बन जाती है। जैसे समझ लो कि कुछ पेड़ की डाली है, उसके ऊपर एक बेरी जैसा फ्रूट लटक रहा है, उस तरह का कुछ बल्जिंग्स बन जाती है उसके ऊपर, और वो बल्जिंग जो होती है वो वीक पॉइंट्स होते हैं। हमारे बॉडी में जो हाई प्रेशर के साथ में ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, वो कभी भी उस वीक पॉइंट्स को रप्चर कर सकता है या फटा सकता है। और वो वीक पॉइंट्स फटने की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड खून की नसों में बह रहा है, ब्लड वेसल्स में बह रहा है, वो बाहर आ जाएगा। और वो ब्लड बाहर आने से वो दिमाग के आसपास या कभी कभी दिमाग के अंदर भी पूरा ब्लीडिंग कर देगा, और वो ब्लीडिंग बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो सकती है। और बहुत सारे ब्रेन एन्यूरिज्म्स ऐसे हैं जो ब्लीडिंग नहीं करते, लेकिन अगर एक बार ब्लीडिंग हो जाती है तो वो बहुत ही हाई रिस्क कंडीशन बन जाती है। अब ये ब्रेन एन्यूरिज्म्स एक कॉमन कंडीशन है या एक रेयर कंडीशन है? बिकॉज आप एक्सपर्ट है एंड आप इस फील्ड में काफ़ी टाइम से है, तो इस बारे में हमें कुछ बताइए कि क्या ये रेयर कंडीशन मानी जाती है या एक कॉमन कंडीशन? ये रिलेटिवली रेयर कंडीशन है। हम में से बहुत सारे लोगों ने नॉर्मल हमारी लाइफ में ब्रेन एन्यूरिज्म के बारे में नहीं सुना होगा। जैसे हम लोग रूटीन में कुछ बीमारियों के बारे में सुनते हैं, जैसे कि शुगर है, बीपी है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, और कोई भी प्रॉब्लम है, उतना कॉमनली लेमैन ने, नॉर्मल पॉपुलेशन ने ब्रेन एन्यूरिज्म के बारे में नहीं सुना होता। अगर हम देखें तो कुछ स्टडीज़ के हिसाब से रप्चर्ड ब्रेन एन्यूरिज्म का इंसिडेंस अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख में से 10 या 12 लोगों में होता है। और अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन में स्टडीज़ में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5% के लोगों के अंदर ब्रेन एन्यूरिज्म हो सकता है, डिफरेंट स्टडीज़ के हिसाब से। अब इसके अगर हम मेन कॉजेज़ की बात करें तो क्या ऐसे कॉजेज़ है, क्योंकि ये रेयर कंडीशन है, आपने मेंशन किया है, तो इसके कॉजेज़ भी आप हमें बताइए तो सो दैट लोगों को भी पता चले कि ब्रेन एन्यूरिज्म्स क्यों होता है। तो ब्रेन एन्यूरिज्म के कॉजेज़ एग्जैक्टली क्या कॉज है कोई नहीं जानता। कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है, जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे एक बीमारी है जिसको वो बोलते हैं ADPKD या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जिसमें बहुत सारी किडनी में सिस्ट मिलते हैं, दोनों किडनी से बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट मिलती है और किडनी बड़ी हो जाती है और उनका फंक्शन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं रहता है। उन लोगों में ब्रेन एन्यूरिज्म बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा जिन लोगों में BP हाई रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में ब्रेन एन्यूरिज्म बनने के चांसेस और उनके रप्चर के चांसेस, ब्लीडिंग के चांसेस रिलेटिवली ज़्यादा रहते हैं। तो इनका कॉज जो है वो एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं है। कुछ लोगों में जेनेटिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, तो जिसमें क्या होता है कि
टिश्यू जो हमारी बॉडी को बनाता है, ब्लड वेसल्स को बनाता है, वो इनहेरेंटली वीक हो सकता है। उन लोगों में भी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं ब्रेन एनेरिज्म बनने के। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ हैं जो हम कॉमनली देखते हैं कि दे माइट बी अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कॉज नहीं पता होता। और बहुत सारे लोगों में इन फैक्टर्स की एब्सेंस में भी ब्रेन एनेरिज्म देखा जा सकता है, और ये ओवरऑल फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू मेल जेंडर। अब यहाँ पे अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो क्या ऐसी कोई एक स्पेसिफिक एज है जहाँ पे ये डायग्नोस होता है, या ये सिर्फ ओल्ड एज पीपल में ही नज़र आता है? तो जहाँ तक एज का सवाल है, ये डायग्नोस किसी भी एज पे हो सकता है। छोटे से छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न है उससे लेकर के ओल्ड से ओल्ड इंसान जो 100 या मोर देन 100 ईयर के भी हैं, उनमें भी हमने ब्रेन एनेरिज्म देखे हैं। बट कॉमनली डायग्नोस होता है 30 to 60 ईयर्स की एज के अंदर। तो यानी कि ये जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो स्पेशली प्रीटर्म, क्या उनमें भी ये नज़र आता है? रेयरली, बट हाँ हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में बताया है कि इसके सिम्टम्स यूजुअली लोगों को पहचान में नहीं आते, बहुत धीरे धीरे नज़र आते हैं। तो कौन से ऐसे सिम्टम्स पे तुरंत हमें रिएक्ट करना है और डॉक्टर के पास जाना है, सो दैट कंडीशन वर्सन ना हो इन फ्यूचर? तो ऐसा है कि ब्रेन एनेरिज्म अगर वो रप्चर नहीं हुआ है, अगर उससे ब्लीडिंग नहीं हुआ है, तो यूजुअली वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसका कोई सिम्टम नहीं होता। कुछ लोगों में माइनर सिम्टम कुछ हो सकते हैं, जैसे कि आँख की नस के पीछे, आँख के पीछे कुछ प्रेशर होना, पेन होना। कुछ लोगों में आँख के विज़न का प्रॉब्लम होना, या सूंघने की शक्तियाँ कम होना, या ब्रेन पे प्रेशर लगने की वजह से कई बार कुछ वीकनेस होना, जैसे फेस की वीकनेस हो गई या आर्म की वीकनेस हो गई। ये सिम्टम कुछ लोगों में आ सकते हैं, या कुछ लोगों में हेडेक हो सकता है। लेकिन सबसे कॉमन सिम्टम जिसके साथ इसका डायग्नोसिस होता है वो ब्लीडिंग के बाद का सिम्टम होता है। जब ब्लीडिंग हो जाती है तो यूजुअली लोगों को सडन सीवियर हेडेक होता है। इसको टेक्निकली बोलते हैं थंडर क्लैप हेडेक। हेडेक जो ऐसे हुआ एक चुटकी में, और यूजुअली लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं कि ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक हेडेक है, सबसे सीवियर हेडेक है। तो सबसे कॉमनली इस तरह से डायग्नोस होता है। अगर किसी को भी सडनली बहुत सीवियर हेडेक होता है तो उसको इग्नोर ना करें। और कुछ लोगों में ऐसा भी देखा जाता है कि वार्निंग हेडेक्स होते हैं, कि वो बहुत सीवियर हेडेक नहीं होता, लेकिन वो वार्निंग के फॉर्म में एक बार हेडेक हुआ, कुछ टाइम के लिए बंद हुआ, फिर दोबारा हेडेक हुआ। इस तरह का कोई भी नया हेडेक आपकी लाइफ में शुरू होता है जो पहले से एग्जिस्टिंग नहीं है, तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाके डायग्नोस करवाना चाहिए कि कोई और रीज़न है क्या उसका। एंड अगर कोई ब्लीडिंग मिलती है या कोई कॉज मिलता है जैसे एनेरिज्म है, तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्या ब्रेन एनेरिज्म्स अलग अलग किस्म के होते हैं, या ये एक ही प्रॉब्लम है? उस बारे में हमें कुछ बताइए। तो ब्रेन एनेरिज्म, जैसे मैंने बोला कि ब्रेन की ब्लड वेसल्स में वीकनेस की वजह से होता है। कॉमनली डायग्नोस एनेरिज्म होते हैं जहाँ पे ब्रेन की ब्लड वेसल्स जो हैं वो बाइफर्केट हो रही होती है। जो बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं वो एक ट्री की ब्रांचिंग की तरह, जैसे एक पेड़ में अलग अलग ब्रांचेस निकलती है, वैसे ही हमारी बॉडी में एक बड़ी ब्लड वेसल्स निकलती है हार्ट से, और उससे ब्रांचेस के फॉर्म में उससे छोटी ब्लड वेसल्स निकलती है, फिर वो छोटी ब्लड वेसल्स से और छोटी ब्लड वेसल्स निकलती है, फिर उससे और छोटी ब्लड वेसल्स निकलती है। तो जैसे पेड़ में ब्रांचिंग होती है, वैसे ही हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स में भी ब्रांचिंग होती है। और वो जो ब्रांचिंग हो रही होती है, उनमें से जहाँ पे बाइफर्केशन होता है या ब्रांचिंग होती है, वो एरिया मोस्ट कॉमन साइट है ब्रेन एनेरिज्म के डेवलप होने की, और उसको बोलते हैं टिपिकली बेरी एनेरिज्म। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जैसे पेड़ की डाली के ऊपर एक बेरी लटकी हुई है या एक बेर लटका हुआ है, उस तरह की शेप का एनेरिज्म जो है वो कॉमनली मिलता है। लेकिन वो ही एक तरीका नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ब्रांचिंग पॉइंट पे नहीं है और पूरी की पूरी जो ब्लड वेसल है वो एक सर्कुलर फॉर्म में बड़ी हो गई है, जिसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म एनेरिज्म। वो यूजुअली होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स जैसे एजिंग होती है, उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं, उनमें वो बहुत और ज़्यादा कॉमनली होता है। कुछ एनेरिज्म होते हैं जिसको बोलते हैं कॉमनली माइकोटिक एनेरिज्म। माइकोटिक एनेरिज्म तब बोलते हैं जब हमें डाउट होता है कि एनेरिज्म जो है वो किसी तरह के इन्फेक्शन की वजह से डेवलप हुआ है। बिकॉज बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो किसी भी टिश्यू को वीक कर सकता है, ब्लड वेसल्स को भी वीक कर सकता है। तो अगर ब्लड वेसल्स वीक होती है तो वो वीक पॉइंट बल्ज कर सकता है, वो एनेरिज्म बना सकता है, उसको बोलते हैं माइकोटिक एनेरिज्म। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं जो एनेरिज्म्स, इन तरह के एनेरिज्म्स डेवलप हो सकते हैं।
अब यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है कि एनोरिज्म अगर रप्चर हो जाए तो उसके बाद कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, एंड रप्चर होने के बाद इंसान की कंडीशन क्या होती है? क्या ब्रेन का वो एनोरिज्म रप्चर होने के बाद इंसान डॉक्टर के पास जाने की हालत में होता है या नहीं? उस बारे में हमें कुछ बताइए। तो ब्रेन का एनोरिज्म रप्चर हुआ जब होता है तो मोस्ट कॉमन सिम्टम, जैसे मैंने पहले बताया कि थंडर क्लैप हेडेक या सडनली सीवियर हेडेक होता है। कुछ लोग उसके बाद में कॉन्शियस कंडीशन में हो सकते हैं, कुछ लोग कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो सकते हैं, कुछ लोगों में सीजर्स आ सकते हैं, कन्वल्जन्स आ सकते हैं, कुछ लोगों के अंदर कोई और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कम्प्लीटली कोमा में चले गए या एक साइड की बॉडी है वो काम करना बंद कर दिया। तो किसी भी कंडीशन में लोग हो सकते हैं उस कंडीशन में। कुछ लोग कम्प्लीटली कॉन्शियस हो सकते हैं जो वॉक भी कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कंडीशन में हो सकते हैं जो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस है। जितनी ख़राब कंडीशन होती है उसके हिसाब से एज़ पर मेडिकल लिटरेचर रिकवरी के चांसेस रिलेटिवली पुअर हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डॉक्टर के पास डेफिनेटली जाना है, किसी भी कंडीशन में है। आजकल इंडिया में एम्बुलेंस सर्विसेज बहुत जगह पे अवेलेबल है या मोस्टली जगह पे अवेलेबल है और वो इम्प्रूव भी हो रही है। तो जहाँ तक हो सके एम्बुलेंस को कॉल करें, डॉक्टर के पास लेके जाएं। अगर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं भी है तो किसी भी तरीके से लेके जा सकते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाएं, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। और कुछ लोगों में ये जानलेवा भी हो सकता है, इमीडिएटली जानलेवा भी हो सकता है कि जान ऑन द स्पॉट ही ना बचे। बट जहाँ तक हो सके अगर पेशेंट ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे डॉक्टर के पास लेके जाया जा सकता है, ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए ताकि आगे का ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके वो स्टार्ट हो सके। बिकॉज इस कंडीशन में ट्रीटमेंट टाइम पे स्टार्ट होना और प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत मैटर करता है। जी। अब यहाँ पे अगर हम डायग्नोसिस की ही बात कर लें तो जब पेशेंट आपके पास ये कंप्लेंट्स लेकर आता है, ये पर्टिकुलर सिम्टम्स, क्योंकि पेशेंट को तो पता नहीं होता कि ये एनोरिज्म्स है, तो आप एज एन एक्सपर्ट जब पेशेंट आपके पास आता है एंड ये एक रेयर कंडीशन है, तो ऑब्वियसली बात है कि डॉक्टर्स के लिए भी एक चैलेंजिंग पार्ट होता है कि कंडीशन जितनी रेयर रहे उतने आप लोग को ट्रीटमेंट के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं आप एक पेशेंट में एनोरिज्म्स फाइंड आउट करने के लिए? तो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जो कॉमनली की जाती है वो है सीटी स्कैन ब्रेन के लिए। कभी कभी एमआरआई पहले किया जाता है अगर सिम्टम्स कुछ और हैं तो, कुछ एटिपिकल सिम्टम है तो, लेकिन सीटी स्कैन जो है वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है यूजुअली, जिसमें ब्लीडिंग कॉमनली डायग्नोस की जाती है। और अगर ब्लीडिंग डायग्नोस हो जाती है तो उसके बाद में किसी तरह का एंजियोग्राम किया जाता है। वो सीटी एंजियोग्राम हो सकता है या एमआर एंजियोग्राम हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लीडिंग नहीं दिखाई दे रही है, ब्लीडिंग बहुत कम है, माइनर वार्निंग साइन ब्लीडिंग हुई है। उन कंडीशंस के अंदर एमआरआई या सीटी एंजियो करके चेक करते हैं कि कोई एनोरिज्म तो नहीं है। अगर हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि पेशेंट को नया हेडेक है और इसमें एनोरिज्म का एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है तो उस कंडीशन में सीटी एंजियो या एमआर एंजियो करना एक कॉमन इन्वेस्टिगेशन है ताकि हम देख सकें कि कोई एनोरिज्म दिखाई दे रहा है या नहीं दे रखा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है एनोरिज्म को क्लियरली देखने के लिए, या फिर हाई सस्पिशन है और एनोरिज्म किसी और सीटी स्कैन या एमआरआई में नहीं दिख रहा, उस कंडीशन में भी कन्वेंशनल एंजियोग्राम किया जाता है जिसको बोलते हैं डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राम। आप लोगों ने शायद ब्रेन के एंजियोग्राम के बारे में कम सुना हो बिकॉज उसके लिए रिलेटिवली कम इंडिकेशंस होते हैं, लेकिन हार्ट एंजियोग्राम के लिए सबने सुना होता है जी। तो हार्ट के लिए जैसे एंजियोग्राम करते हैं कि ब्लड वेसल्स में, हाथ में या पैर में एक छोटा सा सुई डाल के और एक छोटा सा ट्यूब डाल के वहाँ से हम लोग एक ट्यूब जो है वो किसी भी ऑर्गन जिसका एंजियोग्राम करना है वहाँ तक लेके जाते हैं। हार्ट का करना है तो हार्ट में, अगर ब्रेन का करना है तो ब्रेन में। तो वहाँ पे ले जा कर के एक डाई दे करके एक्सरे में चेक करते हैं कि वहाँ की ब्लड वेसल्स कैसी है। तो एक बार सीटी स्कैन और एमआरआई होने के बाद में एक कॉमन इन्वेस्टिगेशन है एंजियोग्राम करने का या डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राम करना, जिसमें हमें और क्लैरिफाई होता है कि एनोरिज्म कहाँ पे है, कैसा है, कितने एनोरिज्म्स हैं, और उसके बेसिस पे यूजुअली ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। अब जो रूटीन हेल्थ चेकअप्स होते हैं जो एक इंसान करवाता है टू बैलेंस हिज बीपी या कोलेस्ट्रॉल वगैरह मॉनिटर करने के लिए, तो अब ऐसे जो ये रूटीन चेकअप्स होते हैं क्या वहाँ पे एनोरिज्म्स डायग्नोस कर सकते हैं या नहीं? यूजुअली रूटीन हेल्थ चेकअप में एनोरिज्म डायग्नोस नहीं कर सकते। यूजुअली इस तरह के एंजियोग्राम और सीटी स्कैन या एमआरआई जो टारगेटेड हैं ब्रेन एनोरिज्म के लिए वो तभी किए जाते हैं जब पेशेंट को कोई रिलेवेंट सिम्टम है। बट हाँ, अगर हमें कोई हाई रिस्क पॉपुलेशन को देखा जाए, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों में ज़्यादा चांस होता है ब्रेन एनोरिज्म डेवलप होने का, जैसे कि रीनल सिस्ट की डिजीज़ है जिसको बोलते हैं ADPKD या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, या फिर जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा है जैसे
जेनेटिक कंपोनेंट कई बार हो सकता है डेवलपमेंट में। तो कुछ लोगों में जिनमें जेनेटिक कंपोनेंट का डाउट है, जिनमें फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या फिर इमीडिएट फैमिली के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में ब्रेन में एनेरिज्म डायग्नोस हुआ है, उन लोगों में ज़्यादा चांस रहता है ब्रेन में एनेरिज्म डेवलप होने का। या फिर जिन लोगों में कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, जैसे मैंने बताया पहले कि हमारा टिश्यू जो है वो वीक टिश्यू बनता है किसी जेनेटिक कारण से, तो उन लोगों में तो या फिर जिन लोगों में पहले ब्लीडिंग हो रखी है किसी कारण से एनेरिज्म की वजह से, तो उन लोगों में एक स्क्रीनिंग रिकमेंडेड होती है ब्रेन एनेरिज्म के लिए। पर्टिकुलरली कॉमनली एक MRI और MR एंजियोग्राम किया जाता है ताकि उसमें पता लग सके कि कोई ब्रेन एनेरिज्म है क्या। बिकॉज हर इंसान को ब्रेन एनेरिज्म के लिए स्क्रीनिंग करना प्रैक्टिकली रिकमेंडेड नहीं है एज़ पर मेडिकल गाइडलाइन, और रूटीन हेल्थ चेकअप में वो पता नहीं लग सकता। लेकिन जिन लोगों में हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं ब्रेन एनेरिज्म डेवलप करने के लिए, उन लोगों में स्क्रीनिंग रिकमेंडेड होती है और कॉमनली MRI से की जाती है, और कई बार उसमें एंजियोग्राम भी रिकमेंड किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम सबसे अहम सवाल ये करें कि ब्रेन हैमरेज और ब्रेन एनेरिज्म्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उस बारे में हमें कुछ बताइए। अच्छा, तो ब्रेन हैमरेज एक ब्रॉड चीज़ है। ब्रेन हैमरेज का मतलब है, कॉमन चीज़ है कि ब्रेन में ब्लीडिंग, और ब्रेन में ब्लीडिंग कई कारणों से हो सकती है। सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज़ या एक कॉमन रीज़न होता है हाइपरटेंसिव ब्लीडिंग। जिन लोगों में BP बहुत हाई है, उन लोगों में ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्रेन में ब्लीडिंग के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से एक कारण है एनेरिज्म। जितने लोगों में ब्रेन में ब्लीडिंग होती है उन सब में एनेरिज्म हो ज़रूरी नहीं है। ब्रेन में ब्लीडिंग का कारण ज़्यादा कॉमनली होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन या BP हाई रहता है। जिन लोगों में बहुत कॉमन अनकंट्रोल्ड BP हाई रहता है, उन लोगों में ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। लेकिन ब्रेन हैमरेज का एक कारण एनेरिज्म भी है। तो हमें अगर ब्रेन में ब्लीडिंग नज़र आती है तो हमें उन सब कारणों के लिए इवेलुएट करना पड़ता है कि कौन सा कारण है पर्टिकुलरली, और अगर एनेरिज्म का कारण है तो एनेरिज्म के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। अगर और कोई कारण मिलता है तो और किसी कारण के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। अब जो ब्रेन एनेरिज्म्स है, क्या उसका ऑपरेशन करना ही ज़रूरी होता है? जो स्टार्टिंग में ही सिम्टम्स को डिटेक्ट करके जो पेशेंट्स आते हैं तो उन्हें ऑपरेट करना ही ज़रूरी होता है, या मेडिकेशंस के थ्रू भी हम उन्हें क्योर कर सकते हैं? तो मेडिकेशन के थ्रू ब्रेन एनेरिज्म का कम्प्लीटली ट्रीट होना या कम्प्लीटली डिसअपियर होना बहुत 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 अनलाइकली है, एक्सेप्ट फॉर बहुत ही रेयर केसेस में। ज़्यादातर केसेस में अगर ब्रेन एनेरिज्म डायग्नोस हुआ है और सिम्टोमेटिक है तो उस कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट किसी न किसी टेक्निकल मेथड से, सर्जरी या फिर एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट के माध्यम से किया जाता है। लेकिन हर एनेरिज्म जो डायग्नोस हो गया उसमें ट्रीटमेंट ज़रूरी हो ऐसा नहीं होता। अगर एनेरिज्म सिम्टोमेटिक नहीं है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई सिम्टम नहीं हो रहा, तब हम उसकी मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं। उसका साइज़ क्या है, शेप क्या है, लोकेशन क्या है, पेशेंट का रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, उसके हिसाब से हम एसेस करते हैं कि पेशेंट में ब्लीडिंग का रिस्क कितना है। अगर ब्लीडिंग का रिस्क या कोई और सिम्टम करने का रिस्क कम है उस पेशेंट में, तो यूजुअली जस्ट फॉलोअप एडवाइस किया जाता है कि कुछ टाइम के बाद में रिपीट एंजियोग्राम या रिपीट MRI और CT स्कैन किया जाता है, और उसमें अगर स्टेबल कंडीशन है तो फिर से आगे फॉलोअप एडवाइस किया जाता है। अगर लगता है कि वो हाई रिस्क एनेरिज्म है जिसमें ब्लीडिंग या और सिम्टम्स का चांसेस ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। लगता है कॉलर का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। वेल, कोई मसला नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। शायद से हमारे कॉलर कनेक्ट हो चुके हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे को हेडेक एंड विजन इश्यूज भी है बहुत, तो इससे कुछ माइग्रेन के चांसेस रहते क्या? हाँ जी, आपने बोला आपको हेडेक है और आपको विज़न का प्रॉब्लम भी है? जी। ओके, तो हेडेक एक कॉमन चीज़ है, और माइग्रेन हेडेक के कॉमन कारणों में से होता है। हर माइग्रेन या हर हेडेक बहुत डेंजरस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ज़रूर डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए कि आपका हेडेक माइग्रेन से रिलेटेड ही है या कोई और कारण है। यूजुअली आप इस कंडीशन में जब हेडेक है या माइग्रेन है तो कुछ तरह के इवैल्यूएशन किए जाते हैं, कुछ तरह का चेकअप किया जाता है देखने के लिए कि कोई हेडेक का कारण माइग्रेन के अलावा कुछ और भी है क्या, या विज़न प्रॉब्लम होने का कारण माइग्रेन के अलावा कुछ और भी है क्या।
तो डेफिनेटली उसके लिए चेकअप करना चाहिए। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इवन एन्यूरिज्म का जो हेडेक है वो इनिशियली माइनर हेडेक होता है, वार्निंग साइंस देता है और बाद में कभी डेंजर साइन भी दे सकता है। तो एन्यूरिज्म की वजह से हेडेक होना रेयर है। माइग्रेन जो है वो हेडेक का ज़्यादा कॉमन कारण है, लेकिन इवेलुएट करवाना, एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी है देखने के लिए कि कोई माइग्रेन के अलावा कोई और कारण तो नहीं है आपके हेडेक के लिए। अब यहाँ पे सबसे अहम सवाल ये भी आता है कि आज के दौर में जो अब साइंस ट्रीटमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रही है, तो आज के दौर में ब्रेन एन्यूरिज्म्स के लिए कौन से ऐसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, सो दैट लोगों को भी पता चले कि अगर किसी को भी उनके फैमिली में या अपने रिलेटिव्स में किसी को भी अगर ब्रेन एन्यूरिज्म है तो उन्हें ये अवेयरनेस हो कि ये सो एंड सो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, डॉक्टर्स की तरफ अवेलेबल है, सो दैट वो क्योर हो सके। ओके, तो ब्रेन एन्यूरिज्म के लिए कॉमनली 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होती है ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी में क्या किया जाता है कि ब्रेन को स्कल का खोल के कुछ पार्ट जो है बोन का हटा करके वहाँ से जाके डायरेक्टली एन्यूरिज्म की नेक के पास में क्लिप लगाया जाता है, ताकि उसकी जो फ्लो जा रहा है एन्यूरिज्म में, उसकी वीक वॉल में, वो कम हो जाए और वो बंद हो जाए। और दूसरे तरह का ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट। एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि वेसल्स के अंदर से जो ट्रीटमेंट किया जाता है, वेसल्स के बाहर से ब्रेन को खोल के जाने की बजाय इस एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि वेसल्स के अंदर से जाते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एंजियोग्राफी की जाती है कि हाथ में या पैर में ब्लड वेसल्स में, और कॉमनली कभी कभी किसी और लोकेशन पर भी ब्लड वेसल्स में एक छोटा सा सुई और तार और ट्यूब डाल करके वहाँ से हम लोग ब्लड वेसल्स के अंदर जा करके जहाँ पे भी एग्जामिन करनी है ब्लड वेसल्स, वहाँ पे जा करके डाई देखते हैं और एक्सरेज में चेक करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। उसी सेम तरीके से ब्रेन को ओपन किए बिना ब्लड वेसल्स के अंदर जा करके जो एन्यूरिज्म है उसको लोकेट करके, उसको डायग्नोस करके, उसके अंदर जा करके उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है अंदर से, बिना बॉडी को खोले हुए, बिना ओपन सर्जरी किए हुए। उस ट्रीटमेंट में कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। एन्यूरिज्म की साइज़, शेप और लोकेशन के हिसाब से कई बार उसको बोलते हैं कॉइलिंग। उसका मतलब है कि एन्यूरिज्म के अंदर जा कर के एक मेटेलिक कॉयल जैसी चीज़ होती है जो अंदर डाली जाती है और उस मेटल से एन्यूरिज्म को भर दिया जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसकी वॉल स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसमें क्लॉट बन जाए और जो ब्लड है वो नॉर्मल ब्लड वेसल्स के थ्रू बहता रहे। और उसी में कई बार ऐसा भी होता है कि एन्यूरिज्म इस तरह की शेप का है जिसमें कॉयल डालने की कंप्लीट जगह नहीं है या कॉयल की वजह से कॉयल से वो पूरा बंद नहीं हो सकता। उन केसेस में कई बार उसमें स्टेंट भी डालते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि स्पेशल स्टेंट जिनको बोलते हैं फ्लो डाइवर्टर, वो डाला जाता है ताकि वो एन्यूरिज्म के अंदर ब्लड फ्लो को भी कम कर सके। तो एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट में कॉइलिंग, स्टेंटिंग, फ्लो डाइवर्टर और कभी कभी इंट्रासेकुलर डिवाइसेस, जैसे कि कॉयल के अलावा कुछ और तरह की डिवाइसेस होती है जिसमें मेटेलिक केज बनाया जाता है और वो मेटेलिक केज एन्यूरिज्म के अंदर डाल दिया जाता है ताकि उसमें एन्यूरिज्म के अंदर फ्लो बंद हो जाए और कम हो जाए और उसका ब्लीडिंग का रिस्क आगे ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। और इन ट्रीटमेंट के बाद में कोई भी ट्रीटमेंट किया जाए एन्यूरिज्म का, यूजुअली हम लोग रेगुलर फॉलोअप करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाई रिस्क पॉपुलेशन में हमेशा स्क्रीनिंग की जाती है, फॉलोअप किया जाता है ताकि आगे कोई एन्यूरिज्म डेवलप हो तो उसको ब्लीडिंग से पहले हम लोग डायग्नोस कर सकें। अगर उसमें हाई रिस्क फीचर्स है, उसका ब्लीडिंग का रिस्क हाई है, तो उसको टाइम पे ट्रीट किया जा सके। अब यहाँ पे अगर हम ट्रीटमेंट के बाद में रिकवरी की बात करें तो कितना टाइम लगता है एक इंसान को सर्जरी के बाद रिकवर करने के लिए? ओके, तो ट्रीटमेंट के बाद में अगर एन्यूरिज्म पहले से रप्चर नहीं हुआ है, उसमें ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो यूजुअली रिकवरी टाइम शॉर्ट रहता है। वो अगर एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट किया है और पेशेंट अदरवाइज़ फाइन है, उसमें और कोई नई दिक्कत नहीं आई है और पेशेंट को पहले से कोई डेफिशिट भी नहीं है, तो हम लोग बहुत बार नेक्स्ट डे या 1 या 2 दिन बाद में ही पेशेंट को वॉक करना भी अलाउ कर देते हैं और 3-4 दिन या 1-2 दिन हॉस्टल में ऑब्जर्व करके उसके बाद डिस्चार्ज भी कर देते हैं अगर एन्यूरिज्म ब्लीडिंग होने से पहले डायग्नोस हो गया है और उस टाइम पे ट्रीटमेंट हो गया है तो। लेकिन एक बार ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्लीडिंग के बाद में कंडीशन थोड़ी सी मुश्किल रहती है, बिकॉज सबसे पहले ब्लीडिंग होने के बाद हमारा एम ये रहता है कि आगे की ब्लीडिंग को रोका जाए। बिकॉज अगर एक बार ब्लीडिंग हो गई है दिमाग में
काफ़ी हाई चांस है कि दोबारा ब्लीडिंग होगी उसी एनेरिज्म से। तो उस कंडीशन में उस एनेरिज्म का ट्रीटमेंट, उसको ब्लॉक करना, उसको बंद करना बहुत इमरजेंसी बन जाता है। और उस कंडीशन में हमें एनेरिज्म को ट्रीट करने के लिए जो भी एक्शन है, सर्जरी है या एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट है, वो टाइम पे लेना होता है ताकि रिपीट ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाए। लेकिन उन पेशेंट में रिकवरी टाइम लंबा रहता है, सर्जरी या एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट की वजह से नहीं, बट पहले जो ब्लीडिंग हो चुकी है उसकी वजह से। बिकॉज जो ब्लीडिंग हो जाती है एक बार एनेरिज्म से, वो ब्रेन के आसपास रहती है और उसकी वजह से ब्रेन पे काफ़ी सारे डेंजरस इफ़ेक्ट अगले कुछ हफ्तों में आ सकते हैं। जैसे कि ब्रेन का जो ब्लड वेसल्स है उनमें इरिटेशन होता है, वो श्रिंक हो सकती है, उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन के पैरेन्काइमा को डैमेज हो सकता है। उसकी वजह से ब्रेन का जो ब्रेन के आसपास और ब्रेन के अंदर कुछ फ्लूइड रहता है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो वो फ्लूइड जो है उसका प्रेशर बढ़ सकता है। उस कंडीशन में उस फ्लूइड के प्रेशर को कम करने के लिए कुछ तरह के प्रोसीजर्स या सर्जरीज एडवाइस करनी पड़ सकती है। तो उसके एक बार ब्लीडिंग होने के बाद उस ब्लीडिंग की वजह से अगले कुछ हफ्तों का टाइम थोड़ा चैलेंजिंग रहता है और हाई रिस्क रहता है। अब सबसे आखिर में ब्रेन एनेरिज्म्स के लिए पब्लिक अवेयरनेस और टाइमली ट्रीटमेंट जो है वो क्यों इतना ज़रूरी होता है, उस बारे में हमें कुछ आप बताइए। तो उसका मेन कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन एनेरिज्म में अगर ब्लीडिंग होने से पहले ट्रीटमेंट हो गया और ब्लीडिंग होने के बाद में ट्रीटमेंट हुआ, उन दोनों कंडीशंस में एक मेजर डिफरेंस रहता है कि एक बार अगर ब्लीडिंग हो गई है तो रिकवरी टाइम बहुत बढ़ जाता है, आगे के रिस्क जो है पहले की ब्लीडिंग की वजह से वो बहुत बढ़ जाते हैं और उस कंडीशन में पेशेंट की जान को खतरा जो ब्लीडिंग की वजह से आता है वो काफ़ी हाई होता है। तो इसलिए अगर पहले डायग्नोस होता है ब्रेन एनेरिज्म और अगर ब्लीडिंग के बाद भी डायग्नोस हुआ है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना ट्रीटमेंट हो गया और रिपीट ब्लीडिंग अवॉइड की जा सकती है, तो जान बचने के चांसेस और रिकवरी के चांसेस काफ़ी बेटर हो जाते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग एक बार से ज़्यादा हो गई है या फिर जो एनेरिज्म अगर ब्लीडिंग पहले से हो चुकी है तो रिकवरी के चांसेस रिलेटिवली कम हो जाते हैं। तो हमेशा ब्लीडिंग होने से पहले इसको डायग्नोस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ब्लीडिंग होने से पहले डायग्नोस होता है और अगर इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो टाइम से ट्रीटमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर ब्लीडिंग हो भी गई है उसके बाद में डायग्नोस हुआ है तब भी जितना जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दोबारा ब्लीडिंग हो गई उससे तो जान का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच मैम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड इतने अहम टॉपिक पर हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। एंड जिस हिसाब से क्लैरिटी से आपने मेंशन किया है कि ब्रेन एनेरिज्म्स एक बहुत ही रेयर कंडीशन है और ये टर्म मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है। एंड जो ये कंडीशन है ये कई बार लोगों को डिटेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर आज जो आपने इस तरीके से क्लैरिटी दी है हमें, हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स भी इसे बहुत ईजीली समझ पाए होंगे एंड उन्हें भी ये यूज़फुल साबित हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। ब्रेन एनेरिज्म्स एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में जानकारी होना ही सबसे बड़ा बचाव है। अक्सर हम छोटे सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हेल्थ के मामले में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। याद रखिए, टाइमली डायग्नोसिस और एडवांस ट्रीटमेंट्स की वजह से आज कई लोग नॉर्मल और हेल्दी ज़िंदगी जी रहे हैं। ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ को सीरियस लें, रेगुलर चेकअप्स करवाएं और किसी भी अनयूजुअल सिम्टम को नज़रअंदाज ना करें। इसी अवेयरनेस के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और ज़रूरी हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।